नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है पशु, कवक और पौधों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति की एक व्यापक सूची है। यह वर्गीकृत प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम को 7 श्रेणियों में परिभाषित करता है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त और सुभेद्य प्रजातियों के वैश्विक स्तर पर विलुप्त होने का खतरा माना जाता है। आपको बताना है कि उक्त कथनों में से कौन सा से गलत हैं या हैं। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और दो कि केवल दो। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की कोशिश करनी होगी कि जब हम बात करते हैं IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हिंदी में प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में जाना जाता है, तो मूल रूप से यह 1948 में बनाया गया एक संगठन है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और मुख्य रूप से यह प्राकृतिक दुनिया की स्थिति और इसकी सुरक्षा के संदर्भ में आवश्यक उपायों पर कार्य करने वाला संगठन है। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची को जारी किया जाता है, जो पशु, कवक और पौधों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति की एक व्यापक सूची है। यह वर्गीकृत प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम को 9 श्रेणियों में परिभाषित करता है, यानी दूसरा कथन गलत है, हालांकि तीसरा सही है, जिसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त और सुभेद्य प्रजातियों के वैश्विक स्तर पर विलुप्त होने का खतरा माना जाता है। यानी केवल दूसरा कथन ऐसा है जो हमारा गलत है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा डी, केवल 2। संकटग्रस्त प्रजातियों की इस लाल सूची को आप इस चित्र में देख सकते हैं, जिसमें IUCN के द्वारा श्रेणियों को 9 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें विलुप्त श्रेणी के साथ ही जंगल में विलुप्त, साथ ही गंभीर रूप से संकटग्रस्त, सुभेद्य, निकट संकटापन्न के साथ ही कम से कम चिंता, डेटा डिफिशिएंट और मूल्यांकन न किए जाने से संबंधित 9 श्रेणियों को शामिल किया जाता है। विलुप्त के तहत इस बात पे गौर किया जाता है कि अब उचित संदेह से परे प्रजाति मौजूद नहीं है, जबकि जंगल में विलुप्त के तहत केवल चिड़ियाघर, खेती या फिर मूल निवास सीमा के बाहर ही जंतु आदि को जीवित माना जाता है। इसी प्रकार से गंभीर रूप से संकटग्रस्त, सुभेद्य आदि श्रेणियों में यह माना जाता है कि प्रजाति पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि IUCN रेड लिस्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं किसी जंतु या प्रजाति के खतरे में होने की, तो उसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त और सुभेद्य श्रेणी को माना जाता है, जिनकी विलुप्ति का सर्वाधिक खतरा देखा जा सकता है। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर आई है, जिसमें IUCN की बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा इस बात पर महत्वपूर्ण रूप से अंकन किया गया है कि हमें जलवायु परिवर्तन के साथ ही जैव विविधता के होने वाले ह्रास पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा से वायुमंडलीय एरोसोल में वृद्धि के संभावित प्रभाव हैं या हैं? समताप मंडलीय ओजोन का विनाश, वर्षा पैटर्न का प्रभावित होना, फोटोवोल्टिक और रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों से सौर ऊर्जा उत्पादन में कमी होना। आपके विकल्प हैं केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 कि केवल 2 कि 1, 2 और 3। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं वायुमंडलीय एरोसोल की, तो ये क्या होता है। एरोसोल को गैसीय या तरल वातावरण में निलंबित तरल या ठोस कणों के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मूल रूप से यह कणकीय पदार्थ होते हैं जो वायुमंडल की निचली परतों, जिसमें 1.5 किलोमीटर से नीचे की परतों में इनकी व्यापक उपस्थिति देखी जाती है। मुख्य रूप से यह प्राकृतिक स्रोतों से भी उत्पन्न होते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में मनुष्य के द्वारा जीवाश्म ईंधनों के दहन से यह सर्वाधिक रूप में उत्पन्न हो रहे हैं। यूं तो इनके द्वारा वर्षा कराए जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। हालांकि हाल के समय में यह काफी नकारात्मक प्रभावों को भी दर्शा रहे हैं, जिसके तहत ये वायुमंडलीय रासायनिक संरचना को प्रभावित कर सकते हैं, दृश्यता को कम कर सकते हैं और वायु गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य पर भी इनका महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव देखा जाता है।
साथ ही साथ यह समताप मंडलीय ओजोन का विनाश करने के साथ ही वर्षा पैटर्न को प्रभावित करने और फोटोवोल्टिक और रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों से सौर ऊर्जा उत्पादन में कमी का भी महत्वपूर्ण कारक देखे गए हैं। इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। आज के पत्र सूचना कार्यालय में एरोसोल से संबंधित प्रभावों के अध्ययन के संदर्भ में सूचना प्रकाशित हुई है, जो इस खबर को महत्वपूर्ण बना देता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, समर्थ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है? यह संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई सहित संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास एवं प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है। यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। आपको बताना है कौन से विकल्प सही हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, कि ना तो 1 ना ही 2। समर्थ योजना के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि इसे स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर के रूप में भी जाना जाता है, जो कपड़ा मंत्रालय द्वारा लागू की जाने वाली स्कीम है, यानी दूसरा कथन गलत है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास की बात करता है, यानी इसमें कताई और बुनाई क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। इसी के चलते पहला कथन भी हमारा गलत हो जाएगा और हमारा उत्तर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। वर्तमान में कपड़ा मंत्रालय क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में समर्थ योजना का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके माध्यम से कपड़ा मंत्रालय 10 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत संगठित क्षेत्र में 9 लाख और पारंपरिक क्षेत्र में 1 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के साथ ही बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और समर्पित कॉल सेंटर को भी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। आज के पीआईबी में से संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसके चलते यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है? यह वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर नियामक समन्वय बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इस परिषद की अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष करते हैं। आरबीआई गवर्नर तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष इसके सदस्यों में से हैं। आपको बताना है कौन से विकल्प सही हैं, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, कि 1, 2 और 3। तो एफएसडीसी, जिसे हिंदी में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद कहा जाता है, मुख्य रूप से यह 2010 में वित्त मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया एक निकाय है, किंतु यह वैधानिक निकाय नहीं है, यानी यह विधि द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, अपितु एक सरकारी आदेश के द्वारा स्थापित किया गया है, यानी यह एक गैर सांविधिक शीर्ष परिषद है और इस रूप में पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। इसके संदर्भ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है और इस रूप में दूसरा कथन भी हमारा गलत होगा। हालांकि इसके सदस्यों में सभी वित्तीय क्षेत्र नियामकों जैसे कि आरबीआई, सेबी के साथ ही मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव आदि भी शामिल किए जाते हैं। मुख्य रूप से यह वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर विनियामक समन्वय को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था के मैक्रो इकोनॉमिक पर्यवेक्षण को किए जाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी केवल तीसरा कथन हमारा सही है और हमारा उत्तर हो जाएगा सी, केवल 3। आज के पीआईबी में से संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें भारत की वित्त मंत्री के द्वारा एफएसडीसी की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है। अब हम संघ लोक सेवा आयोग के पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। यदि किसी पौधे की विशिष्ट प्रजाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है? उस पौधे की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती है। यह एक आनुवांशिकता रूपांतरित फसली पौधा है। ऐसा पौधा आक्रामक और पारितंत्र के लिए हानिकारक होता है। जब हम बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की, तो मूल रूप से यह पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए अधिनियमित किया गया एक कानून है, जिसमें विभिन्न अनुसूचियों के माध्यम से संरक्षण के स्तर को बताया जाता है।
मुख्य रूप से अनुसूची 6 में ऐसे पौधों के लिए विनियमन प्रदान किया गया है जिनके स्वामित्व, बिक्री और परिवहन को प्रतिबंधित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत जिन पौधों को शामिल किया जाता है, ऐसे पौधों की खेती और व्यापार दोनों ही सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किए जा सकते हैं। यानी ऐसे पौधे की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा ए। इसमें नीला आर्किड, लाल आर्किड के साथ ही पिचर प्लांट आदि को भी शामिल किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जिसमें हम द हिंदू में प्रकाशित रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव पर बात करेंगे। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 2021 के अंत में एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं मुख्य रूप से रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल के दायरे में, जिससे संबंधित समझौते पर 30 जुलाई को रक्षा मंत्रालय और अमेरिकी रक्षा विभाग के बीच वायु प्रणाली पर संयुक्त कार्य समूह के सह अध्यक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता जिसमें हम बात कर रहे हैं एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल की, तो यह मुख्य रूप से बिना पायलट के संचालित वायुयान प्रणालियों की बात करता है, जिसको विकसित करने के लिए इसका डिजाइन, विकास, प्रदर्शन, परीक्षण और मूल्यांकन के संदर्भ में भारतीय वायुसेना अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ ही DRDO के बीच सहयोग किया गया है और इसको विकसित करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इससे संबंधित परियोजना समझौते पर पहली बार जनवरी 2006 में हस्ताक्षर किए गए थे और उसके बाद जनवरी 2015 में इस परियोजना समझौते का नवीनीकरण किया गया था। इसके माध्यम से भारत और अमेरिका कोशिश कर रहे हैं कि मुख्य उभरती हुई रक्षा प्रौद्योगिकियों आदि के संदर्भ में हम सह विकास को बढ़ावा दे सकें, जिससे भारत और अमेरिका के बीच के रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को और ज्यादा गहरा किया जा सके। इसको गहरा किए जाने के संदर्भ में भारत और अमेरिका के बीच हुआ रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल काफी महत्वपूर्ण है, जिसे समझे जाने की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल की, तो यह मुख्य रूप से भारत और अमेरिका के बीच सहयोगात्मक प्रौद्योगिकी विनिमय को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में शुरू किया गया था, जिसके तहत भारत और अमेरिका के सैन्य बलों की भावी प्रौद्योगिकियों के सह उत्पादन और सह विकास के अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत कोशिश ये की जाती है कि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर भूमि, नौसेना, वायु और विमान वाहक प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में कार्य कर सकें और इसी के लिए इससे संबंधित संयुक्त कार्य समूह को भी स्थापित किया गया है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इससे संबंधित जो घोषणा की गई थी वह 2012 में की गई थी, किंतु यह जो पहल है किसी प्रकार का कोई संधि या कानून नहीं है, अपितु यह एक लचीला तंत्र है जिसके तहत दोनों देशों के वरिष्ठ नेता रक्षा के क्षेत्र में अवसरों को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य करते हैं। इसके माध्यम से भारत के रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत किया जा सकता है, तकनीकी विकास में नए क्षेत्रों की खोज की जा सकती है और भारत अमेरिकी व्यापार संबंधों को भी विस्तृत किया जा सकता है। इस पहल के माध्यम से मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा के अवर सचिव और भारत से रक्षा संरक्षण के सचिव इस बात का प्रयास करते हैं कि रक्षा प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जो विविध प्रकार की नौकरशाही प्रक्रियाओं और कानूनी आवश्यकताओं के संदर्भ में संकीर्णता देखी जाती है, बाधा देखी जाती है, उसको दूर किया जा सके और उच्च राजनीतिक स्तर पर रक्षा सहयोग को बढ़ावा दिए जाने के लिए सकारात्मकता से प्रयास किया जा सके। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।